अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सीधी बात ओनली ऑन कैपिटल टीवी। मैं हूं बीनट सलीम और मेरे मुंह पे बड़ी सी स्माइल, जाहिर सी बात है उसकी रीज़न है क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद है फ़ारूक पटाफी, द मैन विद हुम आई एम एक्चुअली बिंगो ऑन स्क्रीन। और क्या करूं, मतलब मुझे इसलिए मैं कह रही हूँ मैं क्या करूँ क्योंकि फ़ारूक साहब जब यहाँ पर आते हैं तो सारी जो मोहब्बतें हैं वो उनके हिस्से आ जाती हैं और फिर मेरे हिस्से समझ तो गए होंगे वही बचता है, आप लोग ही देते हैं। खैर जो दें सर आंखों पर। 0518446222 मेरा टेलीफोन नंबर है। सीधी बात के नाम मेरा स्काइप आईडी है, कॉल कीजिए, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो जल्दी से एक नज़र टॉपिक्स पे डाल लेते हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए कि खसूसी तौर पर आपको प्रेफरेंस पे किन चीज़ों पर बात करनी है, फिर हम आगे बात करते हैं। मुल्क का आइन कई बार बूटों तले रोंदने वाले जर्नेलों के लिए आज भी मुल्क का कानून अलग है और उसी पाक फौज के एक नायब सूबेदार के लिए अलग। महज बदउनवानी के इल्जाम में फौजी तहकीकात का सामना कर रहे नायब सूबेदार मोहम्मद इलियास दौरान तफ्तीश दिल का दौरा पड़ने के बावजूद अस्पताल नहीं कहीं और मुंतकिल कर दिए जाते हैं। जमहूरियत के चैंपियन और रूल ऑफ लॉ का ढोल पीटने वाले कहां गए? तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कायम 4 रुकनी कमेटी ने बाकायदा काम शुरू कर दिया। तालिबान जहां चाहें वहीं मुज़ाकरात की मेज सजाने को तैयार हैं। मुज़ाकराती कमेटी का तालिबान को पहला पैगाम। उधर मुज़ाकराती खेल के जबरदस्त हामी मौलाना फजलुर रहमान को सारी सूरत हाल से किसी साजिश की बू आने भी लग गई। और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का एक साथ थरकोल मंसूबे का इफ्तिताह। पाकिस्तानी सियासत की तारीख के सबसे बड़े हरीफ कौमी मामलात पर हलीफ नजर आ रहे हैं। यही है वो तब्दीली जिसकी रियासत पाकिस्तान को जरूरत है। दूसरी तरफ तब्दीली का सबसे बड़ा नारा लगाने वाली तहरीक इंसाफ आज 70 दिनों से ड्रोन हमलों के खिलाफ अपनी तरफ से तो नेटो सप्लाई रोके बैठी है। हाँ, अलबत्ता वो अलग बात है कि गुज़श्ता एक माह में 45 नेटो कंटेनर्स चुपके से अफगानिस्तान खिसक भी चुके हैं। चलिए जनाब, टॉपिक्स भी आपने जान ली। सबसे पहले फ़ारूक पटाफी साहब, थैंक यू वेरी मच। इट्स रियली एन ऑनर कि आप मेरे साथ बैठते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, और क्योंकि आप लोग बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस देते हैं फ़ारूक पटाफी साहब पर, तो मैंने तो सोचा है कि इनको फिर ज़रा बुलाते हैं ना, ज़रा आप लोग, ताकि ज़रा देखें सुने इनकी बातें, क्योंकि मैं तो हर एक को हजम होती नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, फ़ारूक साहब की फ़ैन फॉलोइंग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग जिनको मैं हजम होती हूँ वो मेरे लिए देखें, जिनको नहीं हजम होती वो फ़ारूक के लिए देखें। चलिए जी, खैर फ़ारूक साहब, सारा मैंने मंजन अब बेच दिया है जी। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए ज़रा थोड़ा सा लाइटर नोट पर रखती हूँ कि इतना डिप्रेशन होता है पूरे दिन। एक रिटायर्ड जनरल जिसको ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं और आप जानते हैं आर्टिकल 6 का मुकदमा है बिल्कुल, और इल्ज़ामात गद्दारी के, वो अदालत पेशी के लिए घर से निकलते हैं लेकिन दिल में या कहीं और या कहीं पर भी जहाँ पर भी उनको दर्द वर्द होती है नहीं जाते, हॉस्पिटल चले जाते हैं। लेकिन एक नाइब सूबेदार मोहम्मद इलियास, जैसा कि मैंने अपनी टॉपिक हेडलाइन में भी बोला, इसको दोबारा रिकैप आपके लिए नहीं, आपकी तो माशाल्लाह याददाश्त बहुत अच्छी है, आवाम के लिए कर रही हूँ ताकि उनको मुद्दा समझ में आए कि हम क्या बात करने वाले हैं। नाइब सूबेदार हैं मोहम्मद इलियास साहब। वो दौरान तफ्तीश उनको दिल का दौरा पड़ता है, अदालत से कहती है, हुक्म देती है कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं लेके जाया जाता, उनको कहीं और लेके जाया जाता है और फिर वो अपने वकील के ज़रिए रिक्वेस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि उनके साथ यानी मोहम्मद इलियास के साथ वो सलूक किया जाए जो कि साबिक़ सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के साथ किया जा रहा है। ओवर टू यू फ़ारूक साहब, क्या कहता है आपका तज्जिया? देखिए, आपने पहले बात की कि जर्नैल करते हैं तो उनके लिए एग्जम्पशंस होती हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान में सिर्फ 4 जर्नैलों ने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है, हुकूमत में आए हैं वो। बाकी जितने जर्नैल हैं उन्होंने कोई कानून शानून नहीं तोड़ा। अगर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। जब आप बात करते हैं परवेज़ मुशर्रफ और एक नायब सूबेदार के दरमियान तफावत की, उनकी इक्वालिटी ना होने की, तो उसकी बेसिक वजह यह है कि ये फ़ौज का या किसी और का कसूर नहीं है, ये हमारे माशरे का है। यहाँ पे अमीर के लिए निज़ाम और है, गरीब के लिए निज़ाम और है। आने वाले दिनों में शायद अगर हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत चलती रहती है, ओनरशिप आती है अवाम में और निज़ाम पुख्ता होता है, तो ये तमाम चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब एक ऐसा डायलेमा है पाकिस्तान के लिए जिसको सॉल्व करना ज़रूरी भी है और मसाइल में भी फंस रहे हैं। अगर आप बात करते हैं सूबेदार साहब की, तो देखिए बदउनवानी का इल्ज़ाम जो है, बाहर का बदउनवानी का वो है इल्ज़ाम है, 2 wrongs never make a right।
अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने गलत किया है तो उनको भी जाना चाहिए। आज उनका आपको पता है वारंट गिरफ्तारी जो है बेलेबल ही से ही जारी हो गए। ये सूबेदार साहब है, इनको भी कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप कानून तोड़ें, अगर मैं कानून तोड़ूं तो हमें भी कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में निज़ाम एक होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। लेकिन ये फौज का मामला अदालत ने कहा है कि सूबेदार जो साहब है, नायब सूबेदार मोहम्मद इलियास को, उसको हॉस्पिटल लेके जाए, लेकिन उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाया जाता है। यहाँ पे अदालत कह रही है कि मुशर्रफ साहब को अदालत पेश किया जाए, उनको अदालत नहीं पेश किया जा रहा, उनको हॉस्पिटल में रखा जा रहा है। देखिए तो कब हम तफरीक करना छोड़ेंगे? रूल ऑफ लॉ। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो कहानी है ना, मेरे ख्याल में उसका तो ड्रॉप सीन होने वाला है। मुझे ये लगता है कि अब उनके पास कोई एक्सक्यूजेज नहीं बचे हैं, कोई लीगल रेमेडीज़ नहीं है। फ़ौज जो है वो भी ज़ाहिर बात है कि अपने आज के मसाइल और पाकिस्तान को संभालने में लगेगी या परवेज़ मुशर्रफ साहब को संभालेगी। तो मुशर्रफ साहब को भी मेरे ख्याल में 7 तारीख को पेश होना पड़ेगा। जहाँ तक बात है इन सूबेदार साहब की, मैं आपको ये बता दूँ, अगर वाकई इनका हार्ट अटैक है परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में, तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हमने टेलीविज़न पे पता नहीं कैसे कैसे चलाई, उनके बारे में क्या क्या कहानियाँ हमने सारी ब्लो अप की। तो मुझे नहीं पता कि उनके बारे में क्या सच्चाई है, इधर क्या सच्चाई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सूबेदार साहब को अगर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है तो ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन क्या इससे तातुल कुआ हो जाए, क्या इससे उनकी जो वो है अकाउंटेबिलिटी है वो रुक जाए? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हमने सेक्रेट काउज बहुत बना ली। अगर किसी ने करप्शन की है, अगर किसी के ऊपर बदगुमानी का इल्ज़ाम है, तो अब सेक्रेट काउज नहीं होनी चाहिए। जनाब, पाकिस्तान जो है बचा लीजिए अपनी, और मेरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं अपने आप को सेल्फ रिजर्वेशन की, वो किसी और दिन आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। आज के दिन पाकिस्तान के ऊपर फोकस होना चाहिए। चलो जी, वेरी वेरी वंडरफुल लाइटफुल थॉट। इसी नोट के ऊपर मुझे कुछ ज़रा वीडियो कॉलर्स और ऑडियो कॉलर्स को भी शामिल करना है। आप लोगों का प्रोग्राम ना, आखिर आप लोगों से भी तो बात करनी चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हसनैन बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी हसनैन, फरमाइए। सबसे पहले तो जी फारूक ताफी साहब को भी सलाम अर्ज करता हूँ। आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बट मुझे बिनी साहब से कुछ कहना था। जी इरशाद फरमाइए, कान खड़े हो गए, सुन रही हूँ। नहीं, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं था मिस, बट मैं बहुत पसंद करता हूँ आप जिस तरह से प्रोग्राम करती हैं। बट थोड़ा सा मेरा जस्ट एक सजेशन है कि आप जिस तरह से आप चीज को प्रेजेंट करती है ना, आई थिंक वो आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। आप हर चीज को बहुत ही वो लाउडली, मतलब उसको ब्रेकिंग न्यूज की तरह प्रेजेंट करती है, ये हो गया वो हो गया। मतलब उसको थोड़ा सा अगर आप पोलाइट वे में करेंगे तो ज्यादा मतलब वो सूट करेगा। और एक अच्छा आपका एंकरिंग वाला वो तो वो जो है वो आपकी सजेशन सर, आंखों पर सर, सवाल है तो वो बताइएगा। सवाल कुछ नहीं, सवाल बस आज के आपको हालात देख के सवाल करने को क्या, आप मतलब मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कि आप क्या करें। आप देखें ना, हर कोई अपने दौर में मस्त है, ठीक है, किसी को आवाम की फिक्र नहीं है मतलब क्या हो रहा है। अब परवेज मुशर्रफ के पीछे अब एक वो ट्रक की बत्ती की तरह लगा दी होगा सारी ट्रक की बत्ती की तरह ब्रेकिंग न्यूज स्टाइल की लाइन तो आपने पकड़ ली। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन साहब। दूसरों को भी जरा मौका देते हैं। आपका जो कमेंट था वो सर आंखों पर, सवाल आपके पास नहीं था। नेक्स्ट टाइम जब कॉल करेंगे तो जरूर सवाल कीजिएगा। वी विल बी राइट हियर टू आंसर योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। हाजी मुश्ताक बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी बिनज बीबी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है हाजी साहब। की कह रहे हो आज तो? पतानी साहब को भी सलाम, आपको भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बात ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी कोर्ट ने एक ऐसा फैसला कर दिया है कि परवेज मुशर्रफ को 7 तारीख को पेश होना पड़ेगा। अगर उनकी ये जमानत का 25 लाख का उन्होंने कहा है ना, तो अगर ये भी नहीं देगा तो बस जबरदस्ती पुलिस वाले लाएंगे। एक दफा ये ट्यून सेट हो जाए, ये पेश हो जाए, मुल्क किसी डगर पे लग जाएगा। ये साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान में आइन और कानून का नफाज होता है। आज जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इकट्ठे थरकोल का जो कर रहे हैं सिंध में, ये भी बड़ी अच्छी बात है। दूसरी तरफ तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इन बातों को गौर करें और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो आने वाला दिन है वो इतने अच्छे होंगे कि इंशाल्लाह हाजी मुश्ताक साहब, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन बिल्कुल अच्छे होंगे। और बाकी जहाँ तक परवेज मुशर्रफ साहब की बात रही, इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन फिलहाल उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। एज वी स्पीक, आज की जो तमाम तर सूरत हाल है, कोई ऑप्शन नहीं बचा। एक ही ऑप्शन है, समझ तो आप गए होंगे वो क्या ऑप्शन है। जी आगे बढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी शेख जहांगीर बात कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट हूँ मैं, रहीम यार खान से बात कर रहा हूँ। जी कीजिए बात।
जी मैं बिजनेस सलीम साहब आपको फरक साहब आपको सलाम पेश करता हूँ। बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, जो भी जवाब दे दें, डिपेंड योर चॉइस। मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि इस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब के टॉपिक को जिस तरह पाकिस्तान में डिस्कस किया जा रहा है, मेरा सवाल है क्या ये मुमकिन है कि हम इतने अहम इश्यूज को छोड़ के एक खाली कारतूस के पीछे भाग रहे हैं, जिसके पल्ले कुछ भी नहीं। 70-72 साल का एक बूढ़ा आदमी है, वो जो कुछ उसने किया कर गया। अब तो आप जो अहम इश्यूज हैं मुल्क के, उनको देखें, उनको मुस्तकबिल की प्लानिंग करें, आवाम के लिए कुछ करें। इसको इस टॉपिक को एक साइड में कर दें, अदालत पे छोड़ दें, जो करें। ठीक है जहांगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही फरमाया। कितना सही किस हद तक इससे इत्तेफाक करते हैं फरूख कताफी साहब, ये वही बताएंगे। सवाल का जवाब तो मैं भी आपको दे सकती हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छा जवाब चाहिए तो ब्रेक लीजिए, वापस आइए और फिर मैजिकल वर्ड सुनिए फरूख से। चलिए जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा वादा किया था, और ये वो वादा है जो किसी सियासतदान ने नहीं किया, तो फरूख आपको बिल्कुल जवाब देंगे, बिकॉज आई नो यू नीड सम सॉलिड नाइस आंसर्स। तो मेरे से तो आपकी गुफ्तगू चलती रहती। जी फरूख साहब, देखिए, पहली बात तो ये हाजी मुश्ताक साहब ने कहा पाकिस्तान का फ्यूचर, मैं आगे भी चल के बात करूंगा, मुझे बहुत ज़्यादा दरख्शां नज़र आता है, मुझे बहुत बेहतर नज़र आता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में निज़ाम की पुख्तगी जो है वो होती जा रही है, जिससे हालात बेहतर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस जाएगी और पुलिस भी करा सकती है। मेरा अपना ये ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बदमज़गी कोई भी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर हमारे एक इदारा है AFIC जो है, वहाँ तक क्यों जाए पुलिस? मेरे ख्याल में उससे बेहतर है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि भाई वापस आ जाइए और आके वो कीजिए। एक कानून है फितरत का, अगर आप दलदल में गिरते हैं और अगर आप हाथ पांव मारते रहें तो आप हमेशा डूब जाते हैं, मजीद नीचे जाते हैं। बॉयंसी कहती है कि आप अगर अपने आप को सिस्टम के ऊपर छोड़ दें, उस दलदल पे छोड़ दें, तो दलदल आहिस्ता आहिस्ता आपको उगल देती है। बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की इंडाइटमेंट तो अब होके रहेगी, वो तो हमें पता चल गया। इंडाइटमेंट के बाद क्या होगा? मुकदमा चलेगा, मुकदमा भी चल जाएगा। मुकदमे के बाद अगर उनको कोई एंड चाहिए, या तो कोई सोल्यूशन स्टार्ट में हो सकता था या एंड में हो सकता है। एंड में ये है कि जब सज़ा मिल गई, उस वक्त माफ़ी का जो है वो सदर साहब के पास इख्तियार है, वो वेव कर दे और इनको जाने दें। जहाँ तक बात है ये हमारे दूसरे भाई शेख साहब ने जो कहा, शेख जहांगीर साहब ने जो कहा, शेख साहब मैं आपको एक बात बताऊँ, मीडिया में सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले परवेज़ मुशर्रफ साहब के अपने दोस्त ही हैं। वो लोग जो उठा के लाए हैं, अल्लाह ऐसे दोस्त जो है वो किसी को भी ना दे, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब बड़े आराम से मुल्क से बाहर बैठे हुए थे, उनको घसीट के लाया गया कि जी आपके लिए तो इस्लामाबाद के एक कोने से दूसरे कोने तक अवाम ही अवाम होगी, नहीं थी। उसके बाद जो है आपको जब करना चाहिए था प्लीड कोर्ट के अंदर, जहाँ पे आपको कहना चाहिए था कि ये कोर्ट गलत बना है, उस वक्त सारे के सारे सोते रहे, और आज के दिन आप करते हैं, नतीजा आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ, बहुत ज़्यादा मसाइल हमने फेस करने हैं, बहुत सारे सोल्यूशंस लेके आने हैं। बड़ा मेहरबानी होगी कि मुशर्रफ साहब कोर्ट के सिस्टम को एक साइड पे छोड़ दीजिए, वो खुद ब खुद कोई मसला हल हो जाएगा। अगर हम इस पे सेंसेशनलिज्म करते रहेंगे तो इस तरह से कभी भी सोल्यूशन नहीं आता। चलें जी, डन हो गया आपका? डन। श्योर कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं रहा। इसलिए क्योंकि मुझे एक और चीज़ पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। जी जी, हुक्म और कीजिए। वो आप जानते हैं, क्योंकि आपको पता है, आपके साथ जब मेरी टेलीफोन पर भी बात हुई और हम सारा दिन इसके ऊपर डिस्कशन करते रहे, तालिबान से मुज़ाकरात के लिए जो 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है, उसकी वजह से काफ़ी होप भी आई है। खैर उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हो पाई है। हम इस चीज़ को पहले डिस्कस कर चुके हैं 4 रुकनी कमेटी को, लेकिन आपके साथ आज मेरी नशिस्त है और इससे पहले इसके ऊपर आपसे बात नहीं हुई। तो सबसे पहले मुझे कमेटी की फॉर्मेशन के बारे में बता दीजिए, फिर विल सी के वो क्या पहला पैगाम लेकर के जा रहे हैं। फॉर्मेशन के बारे में देखिए, मैं उससे भी थोड़ा सा पहले जाऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने जब कौम से बल्कि पार्लियामेंट से खिताब किया तो उस वक्त उनकी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगी, और उसके वजह मैं बताता हूँ। आम तौर पे ये होता है कि हम एक थप्पड़ खाओ और हम कहते हैं फिर डायलॉग करना है, ठीक है। ये नहीं कहते हैं कि जी अगर हम पे हमला हुआ है तो हम तुम्हें सीधा कर देंगे। अभी एक काम हुआ है, अटैक्स हुए, बन्नू पे अटैक हुआ, बाकी जगहों पे हुआ, उसके बाद जो है एक ऑपरेशन हुआ, सर्जिकल ऑपरेशन हुआ। सर्जिकल ऑपरेशन से आपने अपनी ताकत दिखाई। उसके बाद जो है पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से आपने बात की। वज़ीर आज़म 2 चीज़ें कह रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर मैं आज कहूँ या हुकूमत कहे कि ऑपरेशन करना है तो मुझे यकीन है पूरी कौम के साथ इकट्ठी होगी। इस बात का इदराक तालिबान को भी हो चुका है
कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने अपोलॉजिस्ट थे तालिबान के, उनकी आर्गुमेंट्स ख़त्म हो गई हैं। ये बार बार जो पाकिस्तानियों का कत्ल होता है वो ख़त्म हो गया मामला। अब जो है या तो सीधे बंदे बनो, वरना डायलॉग नहीं हो सकता है, तो फिर ऑपरेशन होगा। फिर भी उन्होंने कहा कि एक ऑप्शन एक दफ़ा और हम करना चाहते हैं, यानी कि देखिए मैं वज़ीर आज़म तो हूँ नहीं, मैं आपको सीधी सी बात कर रहा हूँ। आज के दिन मैंने बहुत इंडिकेटर्स देखे और मैं खुश हूँ। पहला इंडिकेटर तो मैंने आपको बता दिया, वज़ीर आज़म साहब का जो मैसेज है दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन कि जी हम एक अनलिमिटेड नहीं है, कंडीशन भी है, और कंडीशन कहें या ना कहें वो ये है कि आप अटैक नहीं करेंगे, और उसको आप समझिए कि मेरे ख्याल में वो मेक और ब्रेक कंडीशन है। अगर उस पर कोई कंसीड नहीं करता तो फिर ऑपरेशन होगा। जहाँ तक बात है इन 4 बंदों की, रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, जहाँ तक बात है मेजर आमिर साहब की और इरफान सिद्दीकी साहब की। इरफान सिद्दीकी साहब एक कॉलमिस्ट हैं, मायनाज कॉलमिस्ट हैं, राइट। ये तो आप जान लीजिए कि 4 बंदे जो आए हैं वो सारे के सारे राइट लीनिंग हैं, कोई लेफ्ट लीनिंग नहीं है। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ने कॉलमिस्ट के तौर पे अपनी इनिंग खेली है। अब लेगेसीज के इशू हैं, संजीदा आदमी हैं और प्रैक्टिकल आदमी हैं, राइट लीनिंग के बावजूद प्रैक्टिकल हैं। अगर उनका आप लास्ट कॉलम देखें जो उनके इस ओहदे से पहले आया है, तो उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है ऑप्शंस की कमी की बात की है, और उन्होंने कहा है कि अब कोई चारा नहीं रह गया। तो मेरे ख्याल में ही इज़ प्रैक्टिकल मैन। मेजर आमिर साहब के बारे में जितना कहा जाए वो कम है, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बंदा भी वही है इस पूरे डेलीगेशन में, क्योंकि एक तो उनकी हिस्ट्री तो आपको बताइए। ऑपरेशन में मिडनाइट जैकल मैं देख रहा था आपका प्रोग्राम, उसमें उनको डिस्कस किया गया, लेकिन उनका एक और भी आस्पेक्ट है। पंज पीर सवाबी के एक जो वो है मजहबी खानवादे से उनका ताल्लुक़ है। उनके वालिद जो हैं मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब, उनकी जमात इशात तौहीद व सुन्ना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रही है। वहाँ पे सवाबी के अंदर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है, एक सेमिनारी भी है जिसको इनके भाई चलाते हैं, और उस सेमिनारी से 2 बंदे वो पढ़ के गए हैं या वहाँ पे उनको फॉलोअर्स हैं, सूफी मोहम्मद भी और मुल्ला फजलुल्लाह भी। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द गाय हु कैन एक्चुअली टॉक टू द अदर साइड। फजलुल्लाह से बात करनी है तो इस बंदे को समझ आता है। माजी के बारे में हम अगर बात करें तो सबसे गलतियाँ हुई हैं, सबके बारे में जो है आप कबर्ड खोलेंगे तो उसके अंदर स्केलेटन सबके नजर आएंगी। लेकिन क्या ये बंदा पहुंच सकता है? मेरे ख्याल में पहुंच सकता है। क्या ये बात कर सकता है? मेरे ख्याल में कर सकता है। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब के बारे में फारूक फताफी साहब से बात ही तो करनी है 4 रुकनी कमेटी को, बाकी तो सारे इख्तियारात हुकूमत के पास है ना। नहीं, आज के दिन तो ऐलान किया गया, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए मुझे इससे फिक्र नहीं है कि बात में क्या बातें होंगी इस वक्त ना। मुझे एक थोड़ा सा परेशानी ये भी थी कि जो नॉमिनी हैं पीटीआई के, उन्होंने जब मुंह खोला तो उन्होंने बड़ी खौफनाक बातें कर दी। ऐसे लगता था कि वो तालिबान के नॉमिनी हैं, वो इनके नॉमिनी नहीं है। उन्होंने नेगोशिएशन की साइड उनकी लेना शुरू कर दी, हमारी नहीं ली। लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता क्योंकि उनको खामोश के रहने का कहा गया है और उनसे कहा गया कि काम करो। इस वक्त जो बाकी 3 लोग हैं, मैं उनसे मुझे तो लगता है कि वो दे आर ऑन दी मार्क और वो बात कर सकते हैं। याद रखेंगे एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर भी कहा नहीं जा रहा है, लेकिन वो इस कमेटी के सरबराह असल में प्राइम मिनिस्टर ही हैं जिनके सामने ये जाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर अपने ट्रस्टेड लोगों के साथ जो है कि थ्रू खुद डायरेक्टली डायलॉग कर रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात मुझे जो है वो ये है कि हमारे यहाँ जब भी बात होती है ना, 13 साल ये होता रह गया, डायलॉग करो। अच्छा, ना एक काम हो सका, ना ऑपरेशन हो सका, ना कोई डायलॉग हो सका, दरम्यान में फंसे रहे। भाई कभी तो आपको जाके कोई डेडलाइंस और टाइमलाइंस डिसाइड करनी है। मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग ये है, और मैं हुकूमत की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं हुकूमत का कोई वो नहीं हूँ, रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि तालिबान को ये समझ जाना चाहिए कि उनके पास सिर्फ 1 महीना है, और इस 1 महीने में अगर वो अपनी जान बचाने के लिए डायलॉग नहीं करते हैं, अगर वो मेज़ पे नहीं आते, तो याद रखें कि पाकिस्तान की चारों तरफ जो हालात हैं वो पाकिस्तान के लिए साजगार हो रहे हैं। अफगानिस्तान में एक हुकूमत थी जो तालिबान को टीटीपी को सपोर्ट करने के लिए बदनाम थी, उसके इलेक्शन होने वाले अप्रैल में। अमेरिका के साथ पाकिस्तान का डायलॉग जो है और कुर्बत जो है वो बढ़ रही है, और आपको मैं बता रहा हूँ कि 1 आध महीने में जो अफगान तालिबान है और अमेरिका के दरमियान डायलॉग शुरू होने वाला है, तो वो सपोर्ट बेस भी खत्म हो जाएगी। अगर आप दीगर खित्ते के ममालिक की बात करें, इवन इंडिया इज कीन टू टॉक टू अस, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तालिबान को अब किसी साइड से कोई कुमक नहीं मिलने वाली है टीटीपी को।
अगर वो आज जो है डायलॉग के लिए तैयार नहीं होते, इस 4 रुकनी कमेटी से ज्यादा तो मुझे होप आपकी बातें सुन करके मिल रही है, फ्रैंकली स्पीकिंग। नहीं देखिए ना, मतलब इट्स समथिंग वेरी पॉजिटिव पिक्चर व्हिच यू आर गिविंग मी। लेकिन मुझे लाइव कॉलर्स की तरफ जाना है, मुझे लेने दीजिए प्लीज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जो सुन रहे हैं सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई मेरे, कौन कहाँ से? मैं आमिर बात कर रहा हूँ, आमिर फारूक रहीमिया खान से। बड़ी खुशी हुई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ी लाइट बातें हो रही हैं, हर जगह पे शोर शराबा हो रहा था तो नाइट प्रोग्राम्स में। पहली बात तो मुशर्रफ साहब की बात हो रही थी, तो हम लोग अगर एक आम आदमी सड़क पे जा रहा है तो वो छोटा सा भी कानून तोड़ता है तो उसको सजा मिलती है, तो लाजमी बात है कि सर मुशर्रफ साहब को भी सजा मिलनी चाहिए। अभी एक कॉलर कह रहे थे कि उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए या उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, उनको इबरत की निशाना बनाना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में लोग वो इन चीजों से जो है वो दूर रहे। और दूसरी बात जो है तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा फारूक साहब से। मेरा जो नॉलेज है बड़ा कम है, उनका माशाल्लाह बहुत ज्यादा नॉलेज है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, क्या ऐसा नहीं हो रहा कि जो पाकिस्तान के तहरीके तालिबान के लोग हैं ये ऐसे CIA की या इंटेलिजेंस की, जो दूसरे कंट्रीज की इंटेलिजेंस है उनकी क्रिएशन है, ताकि जो मौलवी हैं, दाढ़ी वाले लोग हैं, उलमा है, उनको इतना बुरा पाकिस्तानियों की नजर में बना दिया जाए कि हर बंदा हर दाढ़ी वाले से डरना शुरू कर दे, क्योंकि उनके लिए समझ गए आमिर फारूक साहब, समझ गए हैं, आपका पॉइंट हमें मिल गया। बिल्कुल फारूक इसके ऊपर इलैबोरेटेड आपको आंसर देंगे, आप हमें देखते रहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कौन कहाँ से? हेलो, मेरे ख्याल से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो हमारे साथ कॉल पे थे प्लीज दोबारा कॉल कीजिए, आपकी कॉल कट गई है, दोबारा कॉल कीजिए, विल टेक योर कॉल। टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं तो फिर बिल्कुल फारूक से हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल फ़ारूक ने जो हमने लाइव कॉलर लिया उनका जवाब भी देना है, लेकिन फ़ारूक उससे पहले मैं एक चीज़ जो ज़रूर ऐड भी करना चाहती हूँ और आपसे पूछना भी चाहती हूँ। इरफान सिद्दीकी साहब हैं जो कि कोऑर्डिनेटर हैं उस कमेटी के, 4 रुकनी कमेटी जो बनाई गई है तालिबान से मुज़ाकरात के लिए दहशतगर्दों से। उन्होंने भी ये गुजारिश की है कि ऐसे बयानात हुकूमत ना दे जिसकी वजह से मुज़ाकरात में कोई खलल पैदा हो या कोई प्रॉब्लम हो। और साथ ही साथ आपको पता है इमरान खान साहब ने भी इस पर मोहर लगा दी, जी गो अहेड दे दिया कि जी बिल्कुल हमें एक और मौका देना चाहिए मुज़ाकरात को अमन के लिए। मौलाना समीउल हक ने भी इसके ऊपर मोहर लगाई, उनकी नई स्टेटमेंट सामने आई है कि भाई तालिबान को भी अपने अटैक्स बंद करने होंगे और हुकूमत को भी पकड़ कर बंद करने होंगे। बिल्कुल सही। फ्रॉम द व्यू आई एम लुकिंग एट इट, अगेन दिस इज माय पर्सनल व्यू व्हिच इट कैन बी रॉन्ग, मुझे ये फेयर इनफ डिसीजन लग रही है अगर हम मुज़ाकरात की मेज पर बैठने वाले हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, सबसे पहले बात ये है कि जहाँ तक बयानात की बात है, मैं वहाँ तक तो यकीन रखता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि हुकूमत की तरफ से कोई ज़्यादा अग्रेशन नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बयान है ना, हुकूमतों की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। अपोजिशन का काम है कि वो प्रेशर बना के रखें और वो याद दिलाते रहें कि तालिबान हमारे दोस्त नहीं है, दुश्मन है। जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनका ये रोल भी बहुत अच्छा है। उनकी तरफ से ये कंटिन्यूसली हमें रिमाइंडर आना चाहिए कि देखो वो दोस्त नहीं है, दुश्मन है। अगर हम डायलॉग भी कर रहे हैं तो हम एक दुश्मन से कर रहे हैं और उनको बंदा बनाने के लिए कर रहे हैं। हमें अपने मुल्क के अंदर 13 साल तक हमारे फौजियों ने, हमारे सिपाहियों ने, हमारी पुलिस ने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं और हमने उनको रिस्पेक्ट भी नहीं दी है यार। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो पिछले 6 महीने जो मुज़ाकरात अपेरेंटली हुए हैं उसका हिसाब भी मांग रहे हैं। नहीं, और जहाँ तक बाकी ऑपोजिशन की बात है, देखिए माजी के बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकता, मैं माजी के बारे में बात नहीं कर सकता। बीने सुनी है ना, बात ये है कि मैं माजी के बारे में बात नहीं कर सकता, मैं आज के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और जितने भी लेफ्ट ऑफ द सेंटर जो पार्टीज हैं उनकी तरफ से अगर ये सवाल होता है कि डायलॉग काहे का या ये लोग बुरे हैं, दुश्मन हैं, तो ये मेरे ख्याल में बुरा रिमाइंडर नहीं है। हुकूमत की तरफ से बयानात जो है कोई स्कटल करने के लिए ना आए, ये मेरे ख्याल में बहुत उम्दा बात होगी। इस वक्त संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है कि लोगों को अरेस्ट किया जाए या ना किया जाए, समीउल हक साहब की जो, मौलाना समीउल हक की जो मोहर है ना, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट ना कीजिएगा। मौलाना फजलुर रहमान की तरह उनकी जो वो है वो भी अपने प्रोफेशन या फोकस के ऊपर सारी बातें हैं। उन्होंने पहले कहा कि उनको नॉमिनेट किया गया है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, प्राइम मिनिस्टर हाउस ने कहा कि नहीं किया गया, उसके बाद उन्होंने रद्द कर दिया, छुट्टी कर ली, उसके बाद अब दोबारा वो बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो अनप्रेडिक्टेबल है। इस वक्त जो कमेटी है उसके अंदर ये 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़, फजलुर रहमान साहब और इनको शामिल ना करके, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग तो कहते हैं ना कि जी ये गलत हुआ। मुझे ये लगता है कि इन दोनों के आपस में इतनी मुखासमत है, इतने कन्फ्रंटेशन है
कि सिस्टम कहीं पहुंचना नहीं था। तो ये बेहतर हुआ कि कोई टेक्नोक्रेट्स पकड़ लिए, कोई बंदा जर्नलिस्ट पकड़ लिया, इन सारों के जरिए से आप नेगोशिएट करेंगे। अगर कोई रिजल्ट आ गया तो आ गए, अगर ना आए तो 30 दिन है, 40 दिन है, उसके बाद जो है आप सारी की सारे सोल्यूशन जो है दूसरे भी देख सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, आपने ये भी बता दिया कि 30-40 दिन है। खैर जी, ये मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी भी एक स्टेटमेंट सामने है, बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है। मुनव्वर हसन की तरह वो भी छाए रहते हैं। उनकी स्टेटमेंट है कि हुकूमत जो है ना, वो जो ये अमन को एक और मौका देना चाहती है मुज़ाकरात के लिए, उनको इसमें साजिश की बू आ रही है। जरा गौर फरमाइएगा फारूक साहब, साजिश की बू अगेन नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि नीयत पर आती है। उनको इस स्टेटमेंट से, नवाज शरीफ साहब की, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब की इस अनाउंसमेंट से और इस स्टेटमेंट से कि हम मुज़ाकरात को एक और मौका देना चाहते हैं, उससे इख्तलाफ नहीं है। वो कह रहे हैं मुझे साजिश की बू आ रही है। फिर पै गया ना जी पुआड़ा? नहीं, पुआड़ा पैना सी थे वो, उनको मेरे ख्याल में पार्लियामेंट के अंदर बोलना चाहिए था, वहां तो एंडोर्स करके आ गए। ठीक है, बाहर निकले तो फिर कुछ और बोल दिया, अब कुछ और बोल रहे हैं। लेकिन मौलाना नहीं, मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान साहब को सब कुछ पता था। उन तक ये उनके इल्म में सारी चीज़ें आ रही थी। उसकी वजह है कि जो कमेटी में जो प्राइम मिनिस्टर के पहले इंटरेक्शंस होते रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बहुत करीबी दोस्त जो है उसके साथ इंटरेक्शन करते रहे हैं। मेरे ख्याल में मेजर आमिर साहब की भी बड़ी अच्छी खासी दोस्ती है। सारे लोग जो है ये इंटरेक्शन भी होती रही। फजलुर रहमान साहब को सब पता है। मेरे ख्याल में उनको इस बात पे इशू हो गया कि वज़ीर आज़म साहब ने पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात क्यों की है। अगर पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से ना करते, वो सॉरी करके हम जो है ना मस्के लगा के बात करते रहे, तालिबान के सामने हाथ जोड़ के बैठे रहे, ये बात हो नहीं सकती। मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी दो रुख हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। एक वो टीवी पे, मीडिया पे बोलते हैं, दूसरा आपके साथ, मेरे साथ जब इंटरेक्शन होगी उस पर बोलेंगे। जब उनसे आप पर्सनली मिले तो आपको पता चलता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि जी हाँ जी, तालिबान तो पेशावर तक पहुंच गए हैं, देखो हालात ख़राब हो रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। उनको असल में मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे होगा कि इमरान खान साहब की नॉमिनेशन जो है रुस्तम खान शाह मोहम्मद, उनको क्यों इंक्लूड कर लिया गया और फजलुर रहमान साहब की कोई रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि दोनों को, समीउल हक साहब को और फजलुर रहमान साहब को, ये जो 6 महीने के हिसाब की बात कर रहे हैं, किसको दिया था ये टाइम? इनको ही दिया था ना। आपने उस वक्त कोई काम क्यों नहीं किया? एक बुजुर्ग कहते थे कि बेटा बॉक्सिंग रिंग से बाहर निकल के अगर तुम्हें ख्याल है कि ये मुक्का मैं ऐसे मारता तो मैं जीत जाता, तो ये मुक्का अपने मुंह पे मार लो, क्योंकि वक्त गुजर गया, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे लाइव कॉलर्स पढ़ने दीजिए और वो याद रखिएगा भाई, जो लाइव कॉलर उनका जवाब भी देना, नहीं तो खफा हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से? जी कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अहमद बात कर रहा हूँ यूएसए से। क्या फरमाइए। जी अहमद साहब फरमाइए। मेरा इससे ये था कि बेशक जो पाकिस्तान में हालात हैं इस वक्त एग्जैक्टली वो बहुत सारे इशूज हैं, लेकिन असल बात यह कि हमारे यहाँ जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद से इंसाफ की शदीद तरीन कमी है। लेकिन मुशर्रफ साहब को आप 100 बार फांसी दे, उम्र कैद दे, उल्टा लटका दे, सब कुछ बात सही है, लेकिन खाली बात एक शख्स की नहीं है। पाकिस्तान में कोई शख्स एक दुकान पे 100 गज के मकान में कब्जा नहीं कर सकता। आप बोल रहे अकेले शख्स ने पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी। और बात ये, जिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 बार उनसे हलफ लिया पीछे पे, तो वो कैसे, उसने आइन नहीं तोड़ा। और फिर सवाल ये कि जिस वक्त मार्शल लगा पाकिस्तान में, उस वक्त तो मुशर्रफ हवा में थे। नवाज शरीफ साहब से पूछा जाए कि जिस वक्त एक शख्स ऑफिशियल टूर प्रोटोकॉल पर वापस आ रहा है, उसको बोला जा रहा है कि आप इंडिया उतर जाओ, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, घड़ी शौक को एसओचओ नहीं था भाई। ठीक है तो इससे भी आप लोग सोचें, मतलब आपका क्वेश्चन हमें मिल गया है, आप हमें देखते रहिए। बिल्कुल फर्क जो है वो इसको ऊपर आप अपना एनालिसिस जो है वो बिल्कुल देंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। नादिर खान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी नादिर खान। जी नादिर साहब बात कीजिए, फरमाइए। जी मेरी पहली बात तो कमेटी के बारे में है। अफसोस इस बात का हो रहा है हमें कि एक तरफ तो तालिबान हमें मार रहे हैं, दूसरी तरफ हम मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं उनसे, और 4 रुकनी कमेटी बना के इसका मतलब तो ये हुआ कि तालिबान से मुज़ाकरात के लिए तालिबान ही को भेज रहे हैं हम, क्योंकि कमेटी के 2 मेंबर तो प्रो तालिबान हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, कौन कौन है, जरा नाम भी बताइए, कौन कौन से हैं आपके ख्याल में? कौन? एक तो अपना जो रुस्तम शाह साहब हैं, और दूसरे जो मेजर आमिर साहब हैं। ठीक है।
सही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि तालिबान से मुज़ाकरात या उनके खिलाफ ऑपरेशन करने से पहले तालिबान के जो सरपरस्त हैं, जो कुल कर पूरे पाकिस्तानी कौम के सामने बेनकाब हो चुके हैं, मनोर हसन की शक्ल में, इमरान खान की शक्ल में और मौलाना फजल रहमान की शक्ल में, तो सबसे पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मतलब है कि टीवी पे आके किसी को शहीद कह रहा है, और कल तो उसने उसामा को भी शहीद करार दे दिया, जो सबसे बड़ा शहीद नहीं सर जी, शहीदुल शहीदुल शोहदा। ठीक है नादिर साहब, आपके सवाल मिल चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा बात करते हैं। आई थिंक सो दिस वन इज रियली हीटेड डिस्कशन नाउ। ठीक है, सबसे पहले नादिर साहब से स्टार्ट कीजिए। मेरा ख्याल है ये आखिरी वाली बात से शुरू करूं। स्टार्ट कीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त जो है डायलॉग का, मैं आपको पहले भी कह रहा हूं कि दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ वीकनेस। प्लीज ये समझने की कोशिश कीजिए, इस वक्त जितनी अप्रोच है होमवर्क के साथ हो रही है, और होमवर्क जो कहा जाता है ना कि ये जी किन लोगों को बिठा दिया, किसकी कैपेसिटी क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि होमवर्क जो है मैटर करता है उसका जो हुक्मरान होता है। अगर उनके दिमाग में, उनके जहन में कोई बात क्लियर है तो मेरे ख्याल में सही है। दे इज़ अ टाइम लाइन। मैं आपको ये भी बता दूँ, मुझे लगता है कि जो विंडो है ना वो तालिबान के पास इस दफ़ा कम है। जहाँ तक इन 4 बंदों की बात की, मेजर आमिर साहब से मैं जितनी इंटरेक्शन हुई है, मैं आपको ये बता दूं कि मेजर आमिर साहब जो है एक तो प्रैग्मेटिक बंदे हैं, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। प्रैग्मेटिक मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल आदमी है। प्रैक्टिकल आदमी वो होता है कि जो समझ जाता है कि हालात क्या हैं, और ये नहीं करता है कि आइडियोलॉजी के, जैसे मुनव्वर हसन साहब की आपने बात की कि वहाँ भी खड़े होके, यहाँ भी खड़े होके अपने मुल्क को कोसना, दुश्मन की तारीफ़ करना, इस तरह की उनकी बात नहीं है। जहाँ तक बात है इन 2 लोगों की बात कर ली, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब की बात ये कर दूँ मैं कि रुस्तम साहब जो है उनके साथ मेरे ख्याल में उनका थोड़ा सा कोई बॉन्डिंग ज़्यादा हो गई। मैंने पहले भी स्टॉकहोम सिंड्रोम की बात की थी कि जब आपका कैप्टर आपको अगवा करता है तो जो लोग मगवी होते हैं वो कुछ अरसे बाद उनके साथ रिलेट हो जाते हैं और उनके प्रोटेक्शन करना शुरू कर देते हैं। मुझे तो उनकी बातों से ये लगा, अल्लाह करेगा कि हालात ऐसे नहीं ज़्यादा वो होंगे। डायलॉग जो है, याद रखिए, जितना भी टाइम ये लेता है, अगर टाइम क्लियर हो तो हमें ये इंतज़ार कर लेना चाहिए कि लेट देम ट्राई इट, कोई मसला नहीं है। जहाँ से भी जानें बच सकती हैं ज़रूर बचाइए। अगर पाकिस्तान में कोई गंद ख़त्म हो सकता है तो उसको कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। अगर नहीं हो सकता तो ये बात ज़रूर है कि हमारे हीरोज़ जो हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं 13 साल में। आज भी अफवाज पाकिस्तान, सिपाही पाकिस्तान तैयार हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर वो जाके कर लेंगे ऑपरेशन। ये भी हो सकता है कि ऑपरेशन हो, ये भी हो सकता है डायलॉग हो, ये भी हो सकता है कि थर्ड ऑप्शन है कि ऑपरेशन चलता रहे सर्जिकल, और उसके साथ साथ डायलॉग अगर किसी ने बाद में भी करना चाहा तो उसको थोड़ा बहुत उसके लिए सबको सेम पेज पर होना बहुत जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान की एक एग्जांपल आपके सामने आ चुकी है। पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा, बाद में जब में वापस आ जाएंगे, नियत के ऊपर शक करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुलाकात होगी, वो वापस आ जाएंगे जो भी हैं, लेकिन सब लोगों का, सब स्टेक होल्डर्स का, हुक्मरानों का, ऑपोजिशन पार्टीज का सेम पेज पर होना बहुत जरूरी है। मेरा स्टांस जब ये नवाज शरीफ साहब ने नेशनल असेंबली में बोला था, यहाँ पे कहना जरूरी है क्योंकि मैं काफी देर से चुप करके आपकी बातें सुन रही थी, बिकॉज़ मैं प्रोग्राम को रिपीट टेलीकास्ट नहीं करना चाहती, जो मैंने 2-3 दिन पहले किया। पता होना चाहिए कि जो मुज़ाकरात हैं वो किन डिमांड्स पर की जा रही हैं, क्या होंगे, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि अभी मुज़ाकराती अमल का उन्होंने पहला पैगाम भेजा है, चलने दे, बहुत टाइम मिलेगा मुझे डिस्कशन करने का, और मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है, डिलेइंग टैक्टिक्स है। बाकी फ़ारूक साहब का एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है। आई विश ऑल द बेस्ट। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, वापस आते तो डेफिनेटली नए टॉपिक पर भी बात करेंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ भी है जो हुई है, आप तक पहुँचाऊँगी इस ब्रेक के बाद। चलिए जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल हमारा वक्त कम रह गया और एक बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छी चीज़ें निकाल करके लाऊं, क्योंकि करंट अफेयर्स के शो के देन अगेन यही साइड इफेक्ट्स हैं कि बुरी और डिप्रेसिंग चीज़ें आपको डिस्कस करनी पड़ती हैं, बिकॉज हार्ड कोर ड्राई इशूज़ होते हैं, यू कांट हेल्प इट, वी लिव इन पाकिस्तान, सो वी हैव टू बेयर इट। अच्छी चीज़ ये है कि आज मैं घर में बैठी हुई थी और टेलीविज़न पर मैंने देखा बड़े खूबसूरत मनाजर थे जब ये खबर आई कि जो थर्ड मंसूबा है उसकी इनाग्रेशन के लिए, उसके इफ्तिताह के लिए जो है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मोहतरम नवाज शरीफ साहब और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब एक साथ मौजूद थे। और जैसा कि मैं प्रोग्राम की ओपनिंग में पहले ही कह चुकी हूँ कि माजी के सबसे बड़े ओपोनेंट्स, माजी के सबसे बड़े 2 कॉम्पिटिटर्स, 2 हरीफ, आज एक हलीफ नजर आए हैं। ये है वो तब्दीली फरूख पताफी साहब, जिस तब्दीली की हम बात करते हैं। आज वो कहते हैं ना, मेरा दिल बाग बाग हो गया, मैं खुश हो गई हूँ
ब्यूटीफुल मनाजिर थे, आप थोड़ी देर में अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखेंगे और आप लोगों ने पहले भी ये पूरा दिन देखे रहे होंगे। नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की ये वो तब्दीली है जिसका तमाम लोग राग भी अलाप रहे थे 11 मई के टाइम पर, जब तब्दीली का जिक्र हो रहा था। मैं तो 10 साल से कह रहा हूँ, आप नाराज हो जाती थी कि आप क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन बात ये है मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सिर्फ ये एक एग्जाम्पल नहीं है, 3 एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा और वो तीनों एग्जाम्पल बहुत उम्दा है। जिस वक्त वज़ीर आज़म तकरीर कर रहे थे उस वक्त जो है इमरान खान साहब के साथ जो इंटरेक्शन हुई वो आपके सामने है, वेरी गुड पिक्चर्स, वेरी गुड मैसेज। दूसरा, जिस दिन तकरीर हुई उससे अगले दिन वज़ीर आज़म साहब क्वेटा जाते हैं, उनके साथ आर्मी चीफ मौजूद हैं, दोनों जाके शोधा की कब्र पे जो है वो चढ़ाते हैं, जो क्या कहते हैं, ग्रैटिट्यूड देते हैं, हाँ ग्रैटिट्यूड देते हैं, फूल चढ़ाते हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो सबसे बड़ी चीज़ ये मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब का इकट्ठे होना, गले मिलना। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि सबको एक पेज पे होना चाहिए, मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान में बहुत उम्दा जो है ना हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, निज़ाम भी पुख्ता हो रहा है, सियासतदान भी पुख्ता हो रहे हैं। याद रखें आज अगर जमहूरियत ठहरी है तो उसमें जरदारी साहब की भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। 5 साल तक उन्होंने पता नहीं किस किस्म के, याद रखें मुशर्रफ साहब के जो है ना साथी वो सिस्टम में रह गए थे। मुशर्रफ साहब तो बाहर बैठे थे ना। एक टर्म है अशराफिया, एलीट को कहते हैं, एक है मुशराफिया, जो कि मुशर्रफ साहब की जो एलीट है ना वो मौजूद थी हर जगह पे और वो हर चीज कहते थे खेलेंगे नहीं तो खेलने भी नहीं। थैंक्स फॉर इंक्रीजिंग माय वोकैबुलरी। अच्छा, मैंने खुद ही बनाई है इसलिए जो है ना वो मुशराफिया। तो वो खैर मुशराफिया जो है उसने किया, जरदारी साहब ने जितना भुगता है मुशराफिया को और किसी बंदे ने नहीं भुगता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है आज के दिन ये मैसेज आना कि हमारी 2 बड़ी पार्टीज, मेजर पार्टीज के लीडरान और एक वजीर आजम और एक सूबे की हुकूमत के जो पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं वो आपस में एक पेज पे हैं एंड दे डोंट वांट टू स्टैब ईच अदर ऑन द बैक। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने आज ये फरमाया भी कि अगर हम इसी तरह साथ चलते रहे अपनी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में इस तरह से साथ चलते रहे तो जो काम हमने 20 साल में करने हैं वो हम 5 साल में कर सकते हैं। कॉलर्स हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक थोड़ा सा ट्विस्ट देती हुई जाऊँ अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब भी मुझे अलाउ करें और फारूक साहब आप भी, क्योंकि ये ट्विस्ट ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तब्दीली की बात आती है तो मेरे दिमाग में फिर एक ही पार्टी आती है, वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसने तब्दीली का नारा लगाया था। वो सही मानों में आया था, वो सही मानों में किस हद तक तब्दीली ला पाई है इसके बारे में मुझे जिक्र करना है। लेकिन लाइव कॉलर्स में ले लूं, नहीं तो आप फिर नाराज होते हैं, सुननी पड़ती हैं आप लोग की भी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरक भाई को सलाम, बहन को भी सलाम। आप ठीक हैं सारे? जी नाम बताइए सर और सवाल कीजिए। जी ख्वाजा सेल बोरू रावलपिंडी से। जी मेरा सवाल ये है कि जैसे मुशर्रफ साहब का केस अब ट्रायल हो रहा है अदालत में और मैं ये समझता हूँ कि मुशर्रफ जो है बहाने लगा कर अदालत के सामने पेश नहीं होना चाहता। तो मेरा फरक भाई से ये सवाल है, क्या आप समझते हैं कि मुशर्रफ जो है वो राय इफरार इख्तियार नहीं कर रहे और क्या वो अदालत में पेश होंगे कि नहीं? यस और नो पे जवाब दिएगा फरक भाई, मजा आएगा। ठीक है ख्वाजा सुहेल साहब, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये जो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना, बहुत इस पर बात हो चुकी है, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप सीधी बात का हिस्सा बने। आगे बढ़ते हैं, मजीद कॉलर्स मुझे शामिल करना है। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज नासिर नियाजी फ्रॉम रावलपिंडी। जी हुक्म सर। फरूक साहब से प्रिसाइज सवाल पूछूंगा जो कभी भी पूछते हैं। ये ऑल सेड एंड डन जितने भी टॉक्स हो रही हैं, ऑपरेशन के हवाले से बात हो रही है, मैं तालिबान के इशू से बात कर रहा हूँ। If these talks, I will ask him precisely if he could reply this question that at least to a certain extent कि हम चाहे ऑपरेशन करें चाहे ये टॉक्स महीना 2-6 महीने चलें, do you think we'll be able to resolve this issue in a year or two, or what do you think about it? A real candid opinion, what he can give us, we'll be grateful. Thank you. ठीक है नासिर नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हम डिस्कशन करते हैं। जी फारूक साहब जरा नासिर साहब के पहले सवाल का जवाब दें, मुझे वो तब्दीली का फैक्टर डिस्कस करना है। जी नासिर साहब जो है बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सवाल बहुत उम्दा है, लेकिन ये बता दूं नासिर साहब के पाकिस्तान के जो साल है ना 2014, वो पाकिस्तान का साल, उसकी वजह ये है, मैंने आपको पहले अमेरिका के साथ जो है इंटरेक्शन की बात बता दी। अमेरिका में इलेक्शन नहीं हो रहे, पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे, इंडिया में हो रहे, अफगानिस्तान में हो रहे हैं। जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं वो कम होंगे और अमेरिका के साथ क्योंकि हमारी बेहतर चल रही है, अभी स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है, तो हमारे लिए मुश्किलात कम होने वाली हैं। जो टीटीपी है उसके लिए छुपने की जगहें भी कम हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में मुझे ये तकरीबन यकीन है, इट इज़ माई फर्म बिलीफ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला स्ट्रॉन्ग होगा और ये मसला
क्लोजर तक पहुंचेगा। ये जो 3-4 बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं ना, पहले कराची का मसला, मुशर्रफ साहब का मसला, ये जो वॉर ऑन टेरर का मसला और फिर बलोचिस्तान का मसला, इन चारों चीज़ों के क्लोजर का साल है। चाहे जहाँ पे भी जिसको करवट भी ऊँट बैठे, लेकिन सोल्यूशन आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी नजर आएगा। आज आप बड़ी पॉजिटिव स्पिरिट में हैं। मैं तो पॉजिटिव, आई रियली लाइक अबाउट इट। आज आप बड़ी पॉजिटिव स्पिरिट में, और आपने नोटिस भी किया होगा कि मैं आपसे कुछ इख्तिलाफ नहीं कर रही हूँ। तो एक और चीज हम डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है शायद अगर फारूक पताफी साहब मेरा लॉजिक समझ गए तो इस पर भी मेरा आपके साथ इत्तेफाक होने वाला है। वो है तब्दीली का फैक्टर। अब अपेरेंटली मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि आज खबर ये भी मेरी नजरों से गुजरी कि 70 दिनों से पेशावर में नेटो सप्लाई बंद हुई हुई है। अपेरेंटली तहरीक इंसाफ ने बंद की हुई है, लेकिन खबर यह है कि 45 कंटेनर्स जो हैं वो बड़े चुपके छुपाते से किधर कोने खुदरों, पता नहीं, वैसे तो बड़े से होते हैं, कोने खुदरों से निकल तो नहीं सकते, लेकिन चुपके छुपाते निकले हैं, ठीक है, अफगानिस्तान पहुंचे हैं पेशावर के रास्ते। तो फिर ये अलामती धरना क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि अलामती धरना जो है मेरे ख्याल में इट वाज अ बैड कॉल। इमरान साहब का कल मैं बातें सुन रहा था, उनके सारे लोगों की टेलीविज़न पे आके जो बोल रहे थे, और मैं अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था कि इमरान साहब एक ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वो एक नेशनल लीडर बन गए हैं। अभी तक उनके गिर्द जो रिएक्शनरी फोर्सेस है ना, उनका बड़ा कब्जा है। हालांकि इस सिस्टम ने उनको बड़ा रिवॉर्ड किया था, बड़े बड़े लोग जाके उनके साथ शामिल हुए थे। अगर उनकी सुन लेते तो वो मामला हल करा देते। मेरे ख्याल में जमात इस्लामी और रिएक्शनरी दोस्तों की वजह से इमरान खान साहब सेटअप हो गए एक फेलियर के लिए, उस जो नेटो सप्लायर रूट को रोकने के लिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनके साथ उस पेज पे नहीं थी, वो गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, उनकी पार्टी कर रही थी। हुकूमत पाकिस्तान का एक कॉन्ट्रैक्ट है, यूनाइटेड नेशंस की वजह से हम बाउंड है कि सिवाय जब हमारे सोल्जर्स मरे या हमारा कोई नुकसान हो हम नहीं रोक सकते। तो वो सारे का सारा फिर आपस की बात है। लॉजिक ये है कि यार अगर रोकना ही था तो उनको आते हुए रोकना था ना भाई, जाते हुए रोक रहे हैं। अब क्या चाहते हैं कि अफगानिस्तान पकता रहे, वहाँ पे फौजी भी रहे। देखिए फारूक साहब, मेरा डे वन से यही स्टांस है जो मेरा 70 दिनों पहले था, और आज भी मेरा वही स्टांस है कि जो नेटो सप्लाई अलामती तौर पे इन्होंने रोकी हुई है, ये बेसिकली सप्लाई नहीं रोकी हुई, ये इन्होंने लोकल ट्रेड रोकी हुई है जो उस रास्ते से आ रही है, जिससे पाकिस्तान को फाइनेंशियल बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा को, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान की बात करूं तो केपीके की बात करूं। मेरे ख्याल में वो लोग कोर्ट में भी जाने की कोशिश कर चुके हैं, उन्होंने ये मामला उठाया भी था। मैं आपको ये बता दूं कि वो जितने लोग हैं अब सोच रहे होंगे कि उनके साथ क्या हो गया है। इमरान खान साहब भी सोच रहे होंगे कि क्या गलतियां हुई हैं। अगर इमरान खान साहब रियलाइज़ करते हैं, जो लाहौर में हुआ था ना बीनेश, वो जो क्वेटा के वाक़े के बाद इनके लोगों ने जाके प्रोटेस्टर्स के साथ शामिल होने की कोशिश की, मेरे ख्याल में इमरान साहब को या उनकी पार्टी को बहुत बड़ा मैसेज मिला है कि अब जो है ये बहुत बड़ा नहीं, मेरे ख्याल में सीख रहे हैं। उसकी वजह रुस्तम शाह मोहम्मद जो है, उन्होंने आई एम सॉरी लफ्ज़ यूज़ करो, उन्होंने बंगिया मारी टेलीविज़न पे आके। उसके कुछ देर के बाद अगले दिन जो है इमरान खान साहब खुद आए और उन्होंने 5 पॉइंट का एजेंडा देखिए रुस्तम शाह मोहम्मद की बातों को नलिफाई कर। ऐसी बहुत सी चीजें जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यार पाकिस्तान की बात करें ना, अच्छी बात है। इमरान खान ने और जो पार्टी के चेयरमैन हैं, चाहे वो शीरी मजारी साहिबा हो, चाहे वो इमरान खान साहब खुद हो, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हो, फिर आते हैं और फिर उसको बिलो द कार्पेट करते हैं कि नहीं जी उनका अपना इंडिविजुअल स्टेटमेंट होगा या उनका इंडिविजुअल। मेरे ख्याल में आपने मेरी बात क्वालिफाई कर दी ना, मेरी बात क्वालिफाई कर दी। रिएक्शनरी लोग भी साथ हैं, लेकिन बार क्या पीटीआई जो है वो तीसरी कुव्वत है पाकिस्तान के अंदर। अगर वो तीसरी कुव्वत है तो उसको रियलाइज करना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप परपेचुअल ऑपोजिशन सिंड्रोम में नहीं रह सकते कि आप हमेशा जो है ना अपनी हुकूमत को भी क्रिटिसाइज करें, आप किसी और को भी करें। चलें जी, इसी के साथ ही हमारा आज के लिए वक्त खत्म हुआ है। फारूक पताफ, मैं आज के लिए शुक्रिया अदा करूंगी और बाकी जिस दिन आते रहेंगे मैं स्पेशल थैंक्स देती रहूंगी। आप लोग का फीडबैक भी बिल्कुल सर आंखों पर रहेगा। आज के लिए इतना ही। वीकेंड है, अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। अगेन, जो हजम कर सकते हैं मुझे वो देखिए, जो नहीं हजम कर सकते बहुत से चैनल्स है, कुछ और देखिए, मजा करिए और इजी रहिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मंडे को डेफिनेटली एक और फ्रेश शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उम्मीद करते हैं कि इश्यूज भी कुछ फ्रेश हो। खुदा हाफिज़।